नमस्कार, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जैसा कि नाम में स्पष्ट है, राष्ट्रवाद वह मुख्य विषय है जो इस पूरे इकाई में हम पढ़ने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो ये वाद नाम के इन शब्दों पर हमने पहले भी पर्याप्त चर्चा की है। ऐसे शब्द जिनके अंत में वाद शब्द लगता है या वाद शब्द से मिलकर जो शब्द बनते हैं, उसमें एक एक केंद्रीकृत विचार होता है। जैसे राष्ट्रवाद क्या है, तो यानी कि इस राष्ट्रवाद में मूल विचार है राष्ट्र का, एक ऐसा विचार जो राष्ट्र केंद्रित हो। अब ये राष्ट्र क्या है, तो जनरली सामान्य समाज में और हम सब बच्चों के बीच में भी जब हम बात करते हुए चर्चा करते हुए सुनते हैं, तो ये दो तीन प्रकार के शब्द हैं जिनको कई बार एक जैसा उपयोग कर लिया जाता है। जैसे एक शब्द है राष्ट्र, दूसरा शब्द है देश, तीसरा शब्द है राज्य। सामान्यतया ये राष्ट्र और देश जो शब्द हैं, ये समानार्थी शब्दों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। पर क्या ये तीनों शब्दों में कोई अंतर है या एक जैसे ही हैं? तो यहां पर मुझे लगता है, क्योंकि ये रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट बात है, हम राष्ट्रवाद पर बात करने वाले हैं, इसलिए आज संयोगवश प्रसंगवश हम इन तीनों शब्दों पर भी थोड़ा सा अंतर है, जो अंतर हमको शायद कक्षाओं में कभी भी पता नहीं चलेगा, उनके बीच के इस अंतर को हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं। तो पहला शब्द है बच्चों राष्ट्र, दूसरा शब्द है देश और तीसरा शब्द है राज्य। तो यहां पर ये स्पष्ट कर लीजिए कि जो राष्ट्र नाम का शब्द है, यह आपको इतिहास की किताब में ही पढ़ने को मिलेगा। राष्ट्र शब्द यह ज्योग्राफी की या राजनीति विज्ञान की किताब में नहीं आएगा। कहां आएगा? केवल इतिहास की किताब में हमको पढ़ने को मिलता है। ऐसे ही देश जो शब्द है, यह एक भौगोलिक इकाई है, इसलिए इसको आप भूगोल की किताब में देश शब्द ये लिखा हुआ पाओगे। और राज्य जो शब्द है, यह राज्य शब्द एक राजनीतिक शब्दावली का शब्द है, इसलिए राजनीति विज्ञान के अंदर ही राज्य शब्द हमको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है ये बात आपको कहीं किन्हीं कक्षाओं में जानने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैं उसे विस्तार से बताता हूं। तो राष्ट्र जो है उसका अंग्रेजी रूपांतरण है नेशन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेशन। देश के लिए अंग्रेजी में शब्द है कंट्री और राज्य के लिए अंग्रेजी में शब्द है स्टेट। तो जो राष्ट्र है वो एक सांस्कृतिक इकाई है। नेशन इज ए कल्चरल यूनिट, यानी कि राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है संस्कृति, कल्चर। देश और राज्य, ये जो दो चीजें हैं, देश और राज्यों के निर्माण के लिए चार आवश्यक तत्व, चार चीजें चाहिए होती है। कौन कौन सी वो चार चीजें, जरा ध्यान कर लो। पहली है निर्धारित सीमाएं, बाउंड्रीज, ठीक है ना, उसकी एक निर्धारित बाउंड्रीज होनी चाहिए, निर्धारित सीमाएं होनी चाहिए। दूसरी जो चीज है वो है उन सीमाओं के भीतर रहने वाली उनकी जनसंख्या, निर्धारित भूभाग, उसके ऊपर रहने वाली निर्धारित जनसंख्या। उस जनसंख्या को नियंत्रण करने वाली कोई एक सरकार होनी चाहिए, और वो सरकार कैसी होनी चाहिए? वो संप्रभु सरकार होनी चाहिए, सॉवरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि अपने निर्णय खुद ले पाने में जो सक्षम होती है, ऐसी सरकार को संप्रभु सरकार कहते हैं। तो ये चार चीजें जहां होती हैं, निर्धारित भूभाग, उस भूभाग पर रहने वाली पॉपुलेशन, निर्धारित जनसंख्या, उस भूभाग और उस जनसंख्या को नियंत्रित करने वाली, रेगुलेट करने वाली एक सरकार, और वो सरकार भी कैसी? तो संप्रभुता युक्त सरकार, संप्रभुता होनी चाहिए। ये चार चीजें जहां होती हैं, वहां एक देश या राज्य का निर्माण होता है। लेकिन देश और राज्य के लिए तो इन चार चीजों की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, लेकिन राष्ट्र के निर्माण के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्र के लिए जो मूल आधार होती है वो राष्ट्र की संस्कृति होती है। संस्कृति के आधार पर राष्ट्रों का निर्माण होता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा गहनता से हम समझने की कोशिश आगे करेंगे। तो अभी इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये विषय जो है, इसको इस तरीके से समझिए। यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महाद्वीप, ठीक है ना। उस महाद्वीप में आज वर्तमान
यूरोप के मानचित्र को अगर हम देखते हैं तो उसमें हमको बहुत सारे राष्ट्र दिखाई देते हैं। हमको इटली दिखाई देता है, हमको जर्मनी दिखाई देता है, फ्रांस दिखाई देता है। लेकिन जिस कंडीशन में आज यूरोप का मानचित्र बहुत सारे राष्ट्र राज्यों के रूप में दिखाई देता है, ये 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के समय तक आते आते इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। वर्तमान यूरोप के अंदर जो भी राष्ट्र हमको दिखाई देते हैं ये 19वीं शताब्दी और उसके बाद निर्मित हुए हैं। किस प्रकार ये राष्ट्रवाद का जागरण यूरोप में हुआ वो हमारा पढ़ने का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय की शुरुआत जो होती है उस शुरुआत में हम एक टॉपिक ले रहे हैं, राष्ट्र क्या है। अर्न्स्ट रेनन नाम के एक फ्रांसीसी विचारक, इन्होंने सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया। उस सोर्बोन विश्वविद्यालय में जो भाषण उन्होंने दिया वही भाषण बाद में एक विस्तृत निबंध के रूप में छपा। उस निबंध का जो शीर्षक था, उसका जो टॉपिक था वो था राष्ट्र क्या है। अपने इस उद्बोधन में अर्न्स्ट रेनन ने यह बताया कि राष्ट्र जो है, राष्ट्र के निर्माण के लिए किसी एक भाषा, एक धर्म, एक पंथ का होना यह आवश्यक नहीं है। तो फिर यह अगर राष्ट्र की अनिवार्य शर्त नहीं है तो फिर राष्ट्र का निर्माण कैसा होता है, इसके आधार पर अर्न्स्ट रेनन ने अपने बुद्धि के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें कही कि राष्ट्र क्या है, जो उनके उस निबंध में छपी। तो उसमें उन्होंने राष्ट्र के बारे में क्या बताया, तो उन्होंने कहा राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है। राष्ट्र नाम का जो विचार है वो सिलसिलेवार एक के बाद एक अपने उस समाज को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए किए गए सामूहिक प्रयास जो लंबे समय तक चले हों, जिसके लिए त्याग किए गए हों, जिसके प्रति निष्ठा रखकर ये सारे काम किए गए हों, तो ऐसे लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु, उस भावना का चरम बिंदु जो है वह राष्ट्र है। दूसरी बात, अर्न्स्ट रेनन अपने उस भाषण में कहते हैं राष्ट्र क्या है के संदर्भ में कि राष्ट्र वीरता युक्त अतीत और महापुरुषों का गौरव, ये जो दो चीजें हैं, वीरता युक्त अतीत और महापुरुषों का गौरव, ये राष्ट्र के इस विचार का मूल आधार है। राष्ट्र के वीरता युक्त अतीत मतलब पास्ट में किसी समाज ने किस प्रकार की वीरता से युक्त अपने इतिहास का निर्माण किया है, और उस राष्ट्र को बनाने वाले जो महापुरुष हुए हैं उनके प्रति उस समाज के भीतर किस प्रकार का गौरव का भाव है, क्या उन महापुरुषों के प्रति गौरव है, तो फिर कोई देश राष्ट्र के रूप में निर्मित होता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो अर्न्स्ट रेनन ने कही, उन्होंने सीधे सीधे राष्ट्र होने की 3 आवश्यक शर्तें बताई हैं। कोई भी भूमि का टुकड़ा या कोई भी समाज अगर अपने आप को राष्ट्र कहता है तो ये 3 आवश्यक शर्तें हैं उसके राष्ट्र के निर्मिति में। उसको राष्ट्र कब कह सकते हैं हम, जब ये 3 शर्तें पूरी करता हो वो समाज या वो भूमि पर रहने वाला कोई भी सभ्यता। तो उन्होंने पहली बात कही है कि अतीत में समान गौरव का होना। अर्न्स्ट रेनन कहते हैं कि हम किसी समाज को, किसी देश को राष्ट्र अगर संबोधन दे रहे हैं तो पहली बात है कि अतीत में समान गौरव का होना। जिस पर्टिकुलर समुदाय के लिए, जिस पर्टिकुलर देश के लिए हम राष्ट्र शब्द इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसका इतिहास के प्रति एक समान गौरव की भावना उस समाज के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात, यह तो पास्ट की बात है, भविष्य भूतकाल में क्या होना चाहिए, तो भूतकाल में जो भी घटित हुआ है, जो उसका गौरवशाली अतीत रहा है, उसके प्रति समान गौरव की भावना सब लोगों में होनी चाहिए। दूसरी आवश्यक शर्त है राष्ट्र कहलाने की, रेनन के अनुसार वर्तमान में एक समान इच्छा और संकल्प का होना। अगर हम किसी देश के लिए राष्ट्र शब्द का संबोधन कर रहे हैं तो उसकी दूसरी आवश्यकता क्या है कि जो अतीत में हुआ है, जो पास्ट में हुआ है, उसके प्रति तो सब लोगों का एक समान गौरव की भावना, गर्व की भावना होनी चाहिए अपने अतीत के प्रति, लेकिन वर्तमान में एक समान इच्छा और संकल्प भी उस समाज का होना चाहिए। अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने समाज को निर्धारित किए गए लक्ष्य की तरफ लेकर जाने के लिए संपूर्ण समाज संकल्पबद्ध वर्तमान में दिखाई देना चाहिए। और तीसरी बात है भविष्य में, इन फ्यूचर, भविष्य में क्या होना चाहिए, तो मिलकर महान कार्य करने की एक इच्छा। ये 3 चीजें जिस समाज में, जिस देश में दिखाई देती हैं, ये शर्तें जहां पूरी होती हैं, उस जगह के लिए, उस देश के लिए हम
राष्ट्र शब्द उपयोग कर सकते हैं। क्या 3 शर्तें बताई है अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्र होने की 3 आवश्यक शर्तें? तो अतीत में, पास्ट में जो हुआ उसके प्रति समान गौरव की भावना हो, वर्तमान में इन प्रेजेंट एक समान इच्छा और एक समान कार्य करने का संकल्प हो अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और भविष्य में मिलकर कुछ बड़ा, कुछ महान कर गुजरने का एक इच्छा जिस समाज में होती है, उसके लिए अर्नस्ट रेनन कहता है कि वो देश, वो भूमि का टुकड़ा राष्ट्र के रूप में निर्मित हो सकता है। तो राष्ट्र के लिए संक्षेप में अगर हम कहें कि अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्र की परिकल्पना की है, राष्ट्र एक व्यापक एकता है और इसका अस्तित्व जनमत संग्रह में निहित होता है। अर्नस्ट रेनन ने कहा व्यापक एकता, एक ब्रॉडर सॉलिडरिटी, एक व्यापक एकता है संपूर्ण समाज में अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति के प्रति एक समान गौरव का भाव, अपने महापुरुषों के प्रति एक समान आस्था, ये जहां होती है वहां राष्ट्र निर्मित होते हैं। लेकिन इस प्रकार की ये अपने देश के प्रति जिस प्रकार की बात अर्नस्ट रेनन कर रहे थे, इस प्रकार का राष्ट्र के प्रति ये भावना, इस प्रकार के राष्ट्रवाद की भावना यह यूरोप में 19वीं शताब्दी के पूर्व देखने को नहीं मिल रही थी। उससे पहले अलग अलग राजवंशों के राज थे, लेकिन इस प्रकार अपने देश के प्रति सामूहिक राष्ट्रवाद की भावना, इसका दर्शन यूरोप में कहीं नहीं होता था। तो अर्नस्ट रेनन ने ये जो राष्ट्र की परिकल्पना दी उसका महत्व भी बताया कि इस प्रकार के राष्ट्र का महत्व क्या है। तो उन्होंने वैश्विक परिदृश्य में कहा कि इस प्रकार के राष्ट्रों का होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और यदि दुनिया का एक मालिक और एक कानून हो तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्र का महत्व बताते हुए यह स्पष्ट किया कि राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी है। जब दुनिया के अंदर अलग अलग राष्ट्र होते हैं तो उनकी अपनी अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति के प्रति सबका अपना गौरव, सबका अपना सम्मान है, ठीक है ना। और इसलिए जब यह समान रूप से सभी देशों में अपने अपने राष्ट्र के प्रति इस प्रकार का गौरव रहता है, तो फिर सबकी स्वतंत्रता ये शक्ति का संतुलन बनाकर रख पाने की गारंटी हो जाती है। और अर्नस्ट रेनन कहते हैं कि इस प्रकार अगर संपूर्ण दुनिया में एक ही शासक होगा, एक ही संस्कृति अगर हो जाएगी, तो फिर स्वतंत्रता नाम का लोप हो जाएगा। अपनी इच्छा से अपना प्रोफेशन, अपना पंथ, अपना मजहब, अपनी भाषा चुनने का जो एक नैसर्गिक अधिकार है मनुष्य को, वो राष्ट्रों के लोप होने के साथ साथ समाप्त होता जाएगा। इसलिए अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखनी है तो राष्ट्रों का अस्तित्व में होना यह अनिवार्य है। ये अर्नस्ट रेनन के राष्ट्र के प्रति विचार थे। अगला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वह है कल्पना आदर्श, यूटोपिया। कल्पना आदर्श क्या है? यूटोपिया अंग्रेजी का एक रूपांतरण है। कल्पना आदर्श के लिए अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल होता है यूटोपिया। तो यूटोपिया जो है वो एक इस प्रकार की कल्पना, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना अधिक आदर्श हो, इतना अधिक आइडियल हो कि वास्तव में उस प्रकार का समाज बन पाना संभव ही नहीं हो। प्रैक्टिकली उस प्रकार की सोसाइटी बन ही नहीं सकती। इतना आइडियल समाज की जो कल्पना है उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है यूटोपिया, कल्पना आदर्श, जिसको सपने में तो देखा जा सकता है लेकिन वास्तव में उस प्रकार का समाज निर्मित होना संभव नहीं है। ये कल्पना आदर्श से ये मतलब है। तो ये कल्पना आदर्श शब्द हमारे इस किताब में क्यों आया है, पाठ में क्यों आया है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया ये राष्ट्र नाम का जो विचार है यह यूरोप में 18वीं 19वीं शताब्दी के मध्य में ही आया है। इससे पहले इस प्रकार के जैसे वर्तमान यूरोप के मानचित्र में हमको राष्ट्र दिखाई देते हैं, ऐसे राष्ट्र 18वीं 19वीं शताब्दी से पहले नहीं थे। तो इस प्रकार के नए नए राष्ट्र जो यूरोप में बने वो वास्तव में प्रैक्टिकली तो बाद में बने, लेकिन फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक फ्रांसीसी चित्रकार, फ्रेडरिक सोरियो, उसने 1848 में अपनी कल्पना को एक दुनिया के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर जिस प्रकार नए नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, उस आधार पर फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी एक कल्पना की कि आने वाला जो समाज होगा, आने वाला यूरोप जो होगा उसका चित्र किस प्रकार का होगा। तो फिर फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई
4 पेंटिंग्स बनाई फ्रेडरिक सोरियो में, और उस पेंटिंग्स के अंदर उन्होंने अपने मन में जो विचार आ रहे थे, उनको जो कल्पना आ रही थी नए यूरोप की, या जिस प्रकार एक के बाद एक देश राष्ट्र के रूप में संगठित होते जा रहे थे, उस कल्पना को उन्होंने चित्रों में अभिव्यक्त किया। जिस श्रृंखला का, उन 4 चित्रों की श्रृंखला का एक चित्र हमारी किताब के बिल्कुल शुरुआती पेज पर आया है। तो उस कल्पना में फ्रेडरिक सोरियो ने जो यूटोपिया, फ्रेडरिक सोरियो का जो यूटोपिया था, उसका जो कल्पना आदर्श था, उसमें उसने क्या चित्रित किया? तो उसने निरंकुश राजतंत्रों से प्रजातांत्रिक सामाजिक गणराज्यों के निर्माण की कल्पना ये अपने चित्रों में प्रदर्शित की। फ्रेडरिक सोरियो ने जो चित्र बनाए, उस चित्र में उसने एक स्वतंत्रता की मूर्ति की एक कल्पना की। स्वतंत्रता की मूर्ति, उन्होंने एक महिला के रूप में स्वतंत्रता को देखा, जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय भी स्वतंत्रता को एक स्वतंत्रता की देवी, स्वतंत्रता की प्रतिमा के रूप में दिखाया गया था। तो फ्रेडरिक सोरियो ने अपने उस चित्र के अंदर जो अपना कल्पना प्रस्तुत की, उसमें उन्होंने स्वतंत्रता की एक प्रतिमा, एक मूर्ति की कल्पना की, जिस मूर्ति की ओर लगातार यूरोप के एक के बाद एक देश उस मूर्ति के नजदीक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं, और वो जो देश आ रहे हैं उस स्वतंत्रता की मूर्ति की तरफ, उनकी पहचान फ्रेडरिक सोरियो ने, उनकी जो पोशाकें हैं, उनके हाथ में जो अपना राष्ट्र ध्वज है, उनका जो कपड़े पहनने का जो स्टाइल है, उस प्रकार से, उन सब चीजों से फ्रेडरिक सोरियो ने उन राष्ट्रों की पहचान की उस चित्र के अंदर, जो स्वतंत्रता की प्रतिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस समय फ्रेडरिक सोरियो अपने इस चित्र के अंदर एक के बाद एक यूरोपीय देशों को इमेजिन करता है, उसकी कल्पना करता है कि किस प्रकार उस स्वतंत्रता की मूर्ति के बिल्कुल नजदीक में, जस्ट अभी अभी जो आगे बढ़ा है वो अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं, जो जिस समय चित्र बना रहा है फ्रेडरिक सोरियो, तब तक वो स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। और उसके बाद एक लंबी, एक मानव श्रृंखला है जो अलग अलग देशों के, अलग अलग यूरोपीय देशों के स्वतंत्रता प्राप्ति की बात की एक कल्पना उस चित्र में दिखाई देती है। उस स्वतंत्रता की प्रतिमा की भी जो कल्पना की है फ्रेडरिक सोरियो ने, उसके हाथ में 2 चीजें दिखाई गई है, एक तो ज्ञानोदय की मशाल और दूसरा मानवाधिकारों का घोषणा पत्र। एक तो समाज किस प्रकार ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहा है, और दूसरा मनुष्य के अधिकार जो हैं उसकी गारंटी स्वतंत्रता की उस प्रतिमा के हाथ में, उस घोषणा पत्र के रूप में दिखाई देती है, जिसको प्राप्त करने के लिए सोरियो की इस कल्पना में एक के बाद एक यूरोपियन देश उस चित्र की ओर, उस स्वतंत्रता की प्रतिमा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसी चित्र में उस स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने नीचे की तरफ जब हम देखेंगे तो हमको दिखाई देगा जो निरंकुश राजतंत्र हैं। उस समय अधिकांश यूरोप के अंदर अलग अलग प्रकार के राजा वो राज करते थे, अपने अपने वंशों का शासन चलाते थे, और वो इतने निरंकुश हो चुके थे। निरंकुश मतलब उनके ऊपर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं बचा था। सोरियो की उस कल्पना में, उस चित्र में, उस स्वतंत्रता की मूर्ति के सामने इस प्रकार के जो निरंकुश शासन थे, इस प्रकार के जो निरंकुश राजतंत्र थे, उनके बिखरे हुए अवशेष उन्होंने अपनी कल्पना में दिखाई दिए कि किस प्रकार ऐसे निरंकुश राजतंत्र एक के बाद एक यूरोप के अलग अलग देशों में समाप्त होते जा रहे हैं, और उनके अवशेषों के रूप में राजाओं के टूटे हुए मुकुट, सिंहासन, वो स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने बिखरे हुए पड़े हैं। सोरियो की इस चित्र में, इस कल्पना में अलग अलग देशों की जो पहचान होती है, वो पहचान उन राष्ट्रों के, उनके झंडे और उनकी पोशाकों के आधार पर की जा सकती है। साथ ही आसमान में जो संत हैं, ईसा मसीह और फरिश्ते, ये ऊपर से उस सारे दृश्य को जो उस समय यूरोप के ऊपर घटित हो रहा है, यूरोप की धरती पर स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने से एक के बाद एक यूरोपियन देश स्वतंत्र होते जा रहे हैं। निरंकुश जो राज सत्ताएं हैं वो टूटकर बिखर रही हैं, उनके अवशेष धरातल पर पड़े हैं। स्वतंत्रता का नया नया स्वाद एक के बाद एक यूरोप के देशों को मिलता जा रहा है। यह सारा दृश्य देखकर ऊपर आसमान में कुछ फरिश्तों की कल्पना भी फ्रेडरिक सोरियो करता है। आसमान के अंदर ईसा मसीह, कई संत फरिश्ते ऊपर से यूरोप के बदलते इस मानचित्र को देख रहे हैं, जहां निरंकुश राजतंत्र तो ध्वस्त हो रहे हैं और नए नए राष्ट्रों का उदय यूरोप की धरती पर हो रहा है। ये सब चीजें कहां चल रही है? ये सब चीजें चल रही है फ्रेडरिक सोरियो, जो कल्पना की, जो इमेजिनेशन किया फ्रेडरिक सोरियो ने, उसके अंदर। आप इस चित्र को बहुत अच्छे से
अपनी किताब के बिल्कुल प्रारंभिक पृष्ठ पर देख सकते हैं। और ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ये सारी कल्पना है, एक इमेजिनेशन है किसका? फ्रेडरिक सोरियो का, जो उसने अपने चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो फ्रेडरिक सोरियो का ये कल्पना आदर्श, फ्रेडरिक सोरियो द्वारा रचित किया गया ये यूटोपिया, उसको हमने यहां पर समझा। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसको यूटोपिया क्यों कहा गया, इसको कल्पना आदर्श क्यों क्या कहा गया? क्योंकि जिस समय फ्रेडरिक सोरियो ये पेंटिंग्स बना रहा था जिसमें वो यूरोप के एक के बाद एक राष्ट्रों की स्वतंत्रता, निरंकुश राजतंत्रों से और साथ ही साथ नए राष्ट्रों का उदय, इसको इमेजिन कर रहा था, उस समय तक यूरोप में इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम घटित होते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। लोग इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि यूरोप में इस प्रकार नए नए राष्ट्रों का उदय हो सकता है। इसलिए फ्रेडरिक सोरियो के इन चित्रों के अंदर जो उसकी कल्पना थी उसको क्या कहा गया? यूटोपिया कहा गया, कल्पना आदर्श, अर्थात एक ऐसा समाज जिसकी वास्तव में घटित होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है ना? जो कल्पना में तो हो सकता है लेकिन वास्तव में इस प्रकार के समाज का निर्माण नहीं हो सकता। ये इसलिए कहा गया उसको फ्रेडरिक सोरियो का कल्पना आदर्श या यूटोपिया। इस पाठ के 6 हिस्से हैं, इसमें से पहला हिस्सा हम इसी वीडियो के अंदर पूरा करेंगे और वो पहला पार्ट है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। जैसा कि हमने अभी प्रस्तावना में समझा कि जिस प्रकार का यूरोप का मानचित्र हमको आज दिखाई देता है ऐसा 18वीं 19वीं शताब्दी से पूर्व नहीं था। और यूरोप में ये जो राष्ट्र के एक के बाद एक निर्मित जो हुई है, ये राष्ट्रवाद का विचार जो फैला है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति से मानी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में एक पूरा चैप्टर हम 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम जितना हमारे अध्याय में बात हुई है उसी से रिलेटेड बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम सब जानते हैं फ्रांस की जो क्रांति है वह फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई और किसके खिलाफ हुई? तो बूर्बो राजवंश का जो राजा था लुईस 16वां, जो कि एक निरंकुश राजा था, उस निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ फ्रांस की वो क्रांति हुई थी और उस निरंकुश राजतंत्र को हटाकर उस सम्राट को अपदस्थ करके उस क्रांति ने नागरिकों के समूह में प्रभुसत्ता को ट्रांसफर किया था। अर्थात एक नई सरकार बनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में, संवैधानिक राजतंत्र से, निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में ट्रांसफर हुआ। बाद में संविधान का निर्माण हुआ और फ्रांस स्वतंत्र होने की दिशा में आगे बढ़ा। इस संपूर्ण क्रांति ने फ्रांस में राष्ट्र के विचार का जागरण किया, फ्रांस में राष्ट्रवाद का जागरण किया। फ्रांस में राष्ट्रवाद का जागरण करने के लिए इस क्रांति के दौरान पूरे फ्रांस के लोगों की एक सामूहिक पहचान विकसित हो सके, जिस सामूहिक पहचान के लिए फ्रांस के सब लोग मिलकर और संगठित होकर अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए लग सके, उसके लिए फ्रांस की सामूहिक पहचान निर्मित की गई इस राष्ट्रवाद की भावना के साथ साथ। और फ्रांस के अंदर उस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए उनके ऊपर हम एक बार बिंदुवार बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो पितृभूमि, ला पैट्री और ला सिटोयन नाम के विचारों ने फ्रांस के समाज में और जन्म लिया। ला पैट्री का मतलब पितृभूमि, अपनी जो धरती थी उस धरती को, जैसे हम मातृभूमि कहते हैं भारत में, वैसे फ्रांस के लोगों ने अपनी धरती को, उस क्रांति के विचार को, सामूहिक पहचान को बनाने के लिए फ्रांस के क्रांतिकारियों ने फ्रांस की धरती को पितृभूमि कहना चालू किया, फ्रांसीसी भाषा में ला पैट्री। और नागरिक जो शब्द है उसका इस्तेमाल फ्रांसीसी लोगों के लिए करना चालू किया, जिसको फ्रांस में शब्द था ले सिटोयन, ताकि संपूर्ण समाज के लोगों का अपनी धरती से एक समान लगाव हो, एक समान जुड़ाव हो और सभी फ्रांसीसियों का अपनी धरती से एक जैसा संबंध वह स्थापित हो सके। फिर दूसरा, नए राष्ट्रीय प्रतीक गढ़े गए, नया राष्ट्र ध्वज बनाया गया। पुराना जो राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाला ध्वज था उसके स्थान पर नया तिरंगा, 3 रंगों से युक्त जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, वो फ्रांस ने अपना नए प्रतीक के रूप में गढ़े गए। नए राष्ट्र गीत, नए देशभक्ति गीत, उनको फ्रांस में रचा गया, नए नए राष्ट्रीय प्रतीकों को बनाया गया ताकि फ्रांस के लोगों की एक भावनाएं एकजुट हो सके, संगठित हो सके। हम सब जानते हैं जब फ्रांस की क्रांति हुई तो जो स्टेट जनरल था उस स्टेट जनरल को समाप्त करके, स्टेट जनरल राजतंत्र से चलता आ रहा था, नए टैक्सेस अगर लगाने होते थे तो स्टेट जनरल की मीटिंग में उस प्रपोजल को पास करवाना होता था, तो उस स्टेट जनरल की जगह पर उसको समाप्त कर दिया गया।
सामूहिक पहचान बनाने के लिए, और स्टेट जनरल की जगह नेशनल असेंबली ने ले ली। यह भी एक नया प्रयास फ्रांस में हुआ। उस नेशनल असेंबली के लोगों ने ही फ्रांस के लिए नए संविधान का निर्माण किया। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था यह निर्मित की गई। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फ्रांस में निर्मित किया गया, जो किस लिए बनाया गया, ताकि वो संपूर्ण फ्रांस के लोगों के लिए एक समान कानून का निर्माण कर सके। फ्रांसीसी जब राजतंत्र समाप्त हुआ तो कानून तो समाज को चलाने के लिए बनाने ही पड़ेंगे, तो कानून निर्माण पूरे समाज के लिए एक जैसा हो, क्योंकि जो फ्रांस का समाज था क्रांति से पूर्व 1789 से पूर्व, अगर हम जानते हैं, हमने नवी में पढ़ा है कि फ्रांस का जो संपूर्ण समाज है वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। और ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे, ये हाई क्लास जो लोग थे, नोबल्स पीपल्स थे, राजा के घर के जो लोग थे, और जो चर्च के लोग थे, ये दोनों मिलकर के थर्ड स्टेट, जो किसान, भूमिहर किसान, श्रमिक, मजदूर जो लोग थे, उनका शोषण किया करते थे। तो इस व्यवस्था को जब समाप्त कर दिया इस क्रांति के माध्यम से, तो फिर उसकी जगह नई केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जो संपूर्ण फ्रांसीसी समाज के लिए एक समान कानून निर्माण करने लगे। और फिर एक राष्ट्रीय भाषा, फ्रांस के अंदर जो छोटे छोटे जनसमूह की अलग अलग भाषा थी, उसकी जगह पर उन भाषाओं को नजरअंदाज किया गया एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए। और जो फ्रेंच भाषा थी फ्रांस की, उस फ्रेंच भाषा को संपूर्ण समाज में ज्यादा प्रचारित किया गया, ज्यादा महत्व दिया गया, ताकि फ्रांस के लोगों की एक सामूहिक पहचान विकसित हो सके। एक समान भार और नाप की इकाइयां, ये नापने तोलने की जो इकाइयां थी वो पूरे फ्रांस में अलग अलग, जहां जहां छोटे छोटे राज्य थे, उन सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं थी। तो एक रूपता आए, इसके लिए नाप तोल की जो प्रणालियां हैं उनको एक समान कर दिया गया, जिससे फ्रांस के लोगों की एक सामूहिक पहचान विकसित हो सके। और फिर आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। जहां जहां फ्रांस का वह साम्राज्य विकसित हुआ, जहां तक फ्रांसीसी राष्ट्र की एक अभिव्यक्ति हो सकी, उन सीमाओं के भीतर जितने भी छोटे छोटे टुकड़े थे, जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे, उनसे सामानों के आने और जाने पर जो टैक्स लिया जाता था, जो शुल्क लिया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया, ताकि वो संपूर्ण राष्ट्र एक दूसरे के अधिक नजदीक आ सके, लोग एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट हो सके, और फ्रांस की एक सामूहिक पहचान उसको जन्म दिया जा सके। तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण से और फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के लोगों की एक सामूहिक पहचान विकसित हो सके, उसके लिए क्या क्या प्रयास हुए, तो ये सब प्रयास हमने इसमें देखा है। और हम सब जानते हैं 1789 की ये जो क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस की जो क्रांति थी उसके समाचार संपूर्ण यूरोप में फैलने लगे। भारत में भी बहुत सारे क्रांतिकारियों ने फ्रांस की उस क्रांति से बहुत सारी प्रेरणा ली और अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। तो इसी प्रकार 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के विचार जब यूरोप के अन्य अन्य क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में जब जाते थे, तो वहां पर भी लोग फ्रांस की इस क्रांति से प्रेरणा लेते थे कि किस प्रकार फ्रांस के लोगों ने संगठित होकर अपनी एक सामूहिक पहचान बनाकर जो राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष किया, उसमें फ्रांस के लोग सफल हुए। उन्होंने निरंकुश राजतंत्र को उखाड़ फेंका और वहां पर एक संवैधानिक तंत्र का निर्माण उन्होंने कर लिया। ये बातें जब यूरोप के अन्य देशों में पहुंचती थी, तो वहां के लोग भी अपनी आजादी के लिए, अपने राष्ट्र के संगठन के लिए, अपनी एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए संगठित होते थे। और उनका यह संगठन जो था, जो लोग फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से प्रभावित थे, उन लोगों ने अपने आप को यूरोप के अन्य अन्य देशों में छोटे छोटे समूहों में संगठित करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ये जो छोटे छोटे समूह बने, वो जैकोबिन क्लब कहलाए। तो जैकोबिन क्लब क्या है, इस बात को आप अच्छे से वापस समझ लीजिए। जैकोबिन क्लब, ये जो फ्रांस की क्रांति हुई और ये जो सफल हुई फ्रांस की क्रांति, इस क्रांति से प्रेरणा पाकर यूरोप के अलग अलग देशों में, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, इन सब देशों में 1790 और उसके बाद छोटे छोटे समूहों में ये लोग संगठित हुए, ताकि वो अपने राष्ट्र के लिए भी उसी प्रकार की सामूहिक पहचान को विकसित कर सके, जैसी सामूहिक पहचान फ्रांस के लोगों ने अपनी बनाई और निरंकुश राजतंत्र को हटाया और स्वतंत्रता प्राप्त की।
ऐसी ही प्रेरणा लेने के लिए यूरोप के अलग अलग देशों के लोगों ने अपने आप को जिन छोटे छोटे समूहों में संगठित किया उनको कहा गया जैकोबिन क्लब। हम सब जानते हैं जब फ्रांस स्वतंत्र हो गया, 1789 की क्रांति हो गई और उसके बाद एक फेज चला जिसके अंदर फ्रांस पहले निरंकुश राजतंत्र के हाथों में था, वहां से निकलकर संवैधानिक राजतंत्र के मार्ग पर आया और फिर कुल मिलाकर एक संवैधानिक शासन की व्यवस्था, और उसमें से नेपोलियन का समय निकला। जब फ्रांस स्वतंत्र हो गया तो फ्रांस के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि अब फ्रांस का यह दायित्व है कि वह यूरोप के जो दूसरे देश हैं उनको भी स्वतंत्रता दिलाने के लिए उनकी मदद करेंगे, उनकी सहयोग करेंगे। और इस प्रकार का एक आश्वासन देकर जो फ्रांस का एक सम्राट बना नेपोलियन, वो नेपोलियन अपनी फ्रांसीसी सेनाओं को लेकर यूरोप के अन्य देशों में निकला और वहां उन्होंने उन देशों को जीतकर अपने फ्रांसीसी साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। तो जहां जहां नेपोलियन का वर्चस्व हुआ, जिन जिन देशों को नेपोलियन ने जीता, वहां उसने कुछ प्रशासनिक सुधार किए। ऐसे प्रशासनिक सुधार, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो नेपोलियन फ्रांस में पहले ही कर चुका था फ्रांस का सम्राट बनने के बाद। तो जहां जहां भी नेपोलियन ने विजय प्राप्त की, जो भी यूरोप का देश नेपोलियन के साम्राज्य में मिलने लगा, वहां पर नेपोलियन द्वारा किए गए उन प्रशासनिक सुधारों को नेपोलियन संहिता या फिर 1804 की नागरिक संहिता इस नाम से जाना जाता है। क्या है ये 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता? नेपोलियन के अंडर कंट्रोल, नेपोलियन के नियंत्रण में जो भी हिस्से आए यूरोप के, जिनको जीतकर उसने अपने फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार किया, उन सब जगह पर नेपोलियन द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किए गए उनको कहा गया 1804 की नागरिक संहिता या फिर नेपोलियन संहिता। क्या क्या विशेषता थी इस नेपोलियन संहिता और नागरिक संहिता की? तो सबसे पहला, नेपोलियन को एक डिक्टेटर के रूप में देखा जाता है, याद किया जाता है, और यह सही भी है। लेकिन दूसरी तरफ उसका एक पक्ष यह भी है कि नेपोलियन ने अपने शासनकाल में फ्रांस में और अपने अधीन आने वाले जितने भी ये छोटे छोटे राष्ट्र थे उन सब में कई प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए जो आज की व्यवस्था में भी दिखाई देते हैं। तो उनके बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। नेपोलियन की संहिता की क्या विशेषताएं थी? सबसे पहला, जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। नेपोलियन ने जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए थे उन विशेषाधिकारों को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। जन्म से सब लोग एक समान होते हैं, इस बात का पक्षधर था नेपोलियन, इसलिए उसने जन्म से जो विशेषाधिकार प्राप्त थे उनको समाप्त कर दिया। दूसरा, बराबरी और संपत्ति का अधिकार। सभी लोग शासन की दृष्टि में, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक समान है और सबको अपनी संपत्ति रखने, अपनी संपत्ति को बढ़ाने का अधिकार है। यह भी इस संहिता की एक विशेषता थी। भूदासत्व, जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति। जो जागीरदार व्यवस्था थी जिसमें जमीन का मालिक एक बड़ा किसान होता था और बाकी सब लोग उसकी खेती पर ही दास बनकर, गुलाम बनकर काम करते थे, ऐसी भूदासत्व की व्यवस्था को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। शहरों में श्रेणी संघों, गिल्ड्स के नियंत्रण से मुक्ति। जो व्यापार थे शहरी क्षेत्रों में, उन व्यापार को कौन करता था? तो वहां पर भी ऐसी स्थिति जैसी ग्रामीण क्षेत्रों में जागीरदार हुआ करते थे। जमीन के मालिक तो जागीरदार थे लेकिन उसके ऊपर नौकरी करते थे किसान, और इसलिए उनका गुलामों की तरह शोषण जागीरदारों के द्वारा किया जाता था। वैसा ही शहरों के अंदर जो व्यापार थे, वो व्यापार कौन करते थे? गिल्ड्स। अंग्रेजी में इनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है ये गिल्ड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी संघ। ऐसे अलग अलग व्यापार को करने वाले कुछ बड़े व्यापारी थे जो संपूर्ण व्यापार पर नियंत्रण रखते थे, और जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलाने वाले लोग थे वो भी एक गुलामों की तरह वहां पर काम करते थे। तो शहरों को इन श्रेणी संघों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया, सबको अपना व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी गई। एक समान कानून, एक समान मानक, एक समान भारनाप की इकाइयां और राष्ट्रीय मुद्रा होने से वस्तुओं और पूंजी का आवागमन सरल हो गया। नेपोलियन ने फ्रांस में तो पहले ही किया था, आंतरिक आयात निर्यात शुल्कों को समाप्त कर दिया था, लेकिन जितना क्षेत्र उसके नियंत्रण में आता गया वहां पर भी उसने एक समान कानून, सभी जो प्रांत जीते थे नेपोलियन में उन सबके लिए एक जैसे कानून, मानक जो नाप तोल की इकाइयां हैं वो सब एक जैसी कर दी गई, और मुद्रा जो नेपोलियन ने कुल मिलाकर 39 स्टेट जो जीतकर उसका एक
बड़ा संघ बनाया था, उनकी अपनी अपनी मुद्राएं थी, उनको समाप्त करके उनकी जगह राष्ट्रीय मुद्रा को भी एक कर दिया। तो ये सारी जो बातें की, ये नेपोलियन द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार थे। इन सुधारों को नेपोलियन संहिता या 1804 की नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन का ये जो विजय रथ है, ये प्रारंभ हुआ नेपोलियन एक के बाद एक राज्यों को जीतता हुआ कई क्षेत्रों तक आगे बढ़ा, और जहां जहां भी नेपोलियन की सेनाएं जाती थी नए किसी यूरोपियन क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने के लिए, तो वहां उन नेपोलियन की सेनाओं का स्वागत किया जाता था। स्वागत क्यों किया जाता था, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। हमने अभी पढ़ा इस जैकोबिन क्लब के बारे में, जो प्रभावित थे फ्रांस की क्रांति के विचारों से, और इसलिए इन जैकोबिन क्लबों ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली जैसे जो दूसरे यूरोपियन क्षेत्र थे, वहां पर फ्रांसीसी सेनाओं के प्रति एक सम्मान, आस्था का भाव जागरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन जैकोबिन क्लबों ने। इन जैकोबिन जो सदस्य थे, उन्होंने फ्रांस की सेना का महिमा मंडन यूरोपीय देशों में स्वतंत्रता के देवताओं के रूप में किया। जैसे फ्रांस की सेनाएं नहीं आ रही, बल्कि हमको स्वतंत्र कराने के लिए कोई देवदूत आ रहे हैं, इस प्रकार स्वागत शुरुआती दिनों में तो नेपोलियन का जिन भी क्षेत्रों में नेपोलियन की सेना गई उन क्षेत्रों में होता था, बहुत अच्छा स्वागत होता था। स्वतंत्रता देने वाले, स्वतंत्रता के एक तरीके से संस्थापक सेना, इस प्रकार से नेपोलियन की सेना का शुरुआती स्वागत होता था। लेकिन बाद में जो नेपोलियन के जो अनुभव थे वो बहुत कड़वे आने लगे। जैसे एक के बाद एक करों को बढ़ाया जाने लगा, नेपोलियन के शासन में भी सेंसरशिप यानी कि प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाने लगे। नेपोलियन की आलोचना ये नेपोलियन को बर्दाश्त नहीं होती थी, ये सेंसरशिप जब बढ़ने लगा। और सबसे बड़ी बात, फ्रांसीसी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो फ्रेंच सेना थी, उस सेना के अंदर जब जबरन भर्ती की जाने लगी इन सब यूरोपियन देशों के लोगों की, नागरिकों की, उस जबरन भर्ती ने भी लोगों को ये एहसास दिला दिया कि स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो नेपोलियन की सेना आई थी, उसने वास्तव में जीने का अधिकार ही उन लोगों से छीन लिया है। लोग अपने मर्जी के विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे, जबरन उन्हें सेना में भर्ती होना पड़ता था। और इस सब बातों ने जल्दी ही नेपोलियन के प्रति जो एक स्वतंत्रता के देवता का जो चित्र उन्होंने संजोया था अलग अलग यूरोपियन देशों ने, वह चित्र धुंधला पड़ गया और नेपोलियन के प्रति एक आक्रोश की भावना उन सब विजित प्रदेशों में उत्पन्न हो गई। तो विजित प्रदेशों में, जिन प्रदेशों को नेपोलियन ने जीता था, उनके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है विजित प्रदेशों में। फ्रांसीसी शासन के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी, तो यह प्रतिक्रिया मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। प्रारंभ में बहुत अच्छा एक सकारात्मक स्वागत नेपोलियन की सेनाओं का यूरोपियन देशों में किया गया, लेकिन धीरे धीरे जब ये सारे कारण दिखाई देने लगे तो फिर उनके प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ गया और विरोध नेपोलियन की सेनाओं का प्रारंभ हो गया। नेपोलियन की हार, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम ध्यान कर लेते हैं। नेपोलियन जीतता हुआ लगातार आगे बढ़ा और नेपोलियन की जो पहली हार हुई, जो बहुत महत्वपूर्ण हार थी, जिसका एक चित्र भी हमारे यहाँ पर चित्र क्रमांक 5 के रूप में हमारी किताब में छपा है, वहां लिखा हुआ है, राइनलैंड का डाकिया लाइप्सिग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। इस चित्र को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देखना। यहां इस चित्र में नेपोलियन को एक डाकिये के रूप में दिखाया गया है और उस डाकिये के बैग से एक के बाद एक चिट्ठी गिरती जा रही है और वो भाग रहा है वापस अपनी दिशा में। वो जो चिट्ठियां उस डाकिये के बैग से गिर रही है, उसके ऊपर उन प्रदेशों के नाम लिखे हैं जिन प्रदेशों को एक के बाद एक नेपोलियन जीतता हुआ आया था। लेकिन 1813 में लाइप्सिग नाम की जो ये लड़ाई हुई, उस लाइप्सिग के स्थान पर नेपोलियन की यह हार हुई और उसके बाद लगातार नेपोलियन हारता चला गया। नेपोलियन की लगातार हुई हारों को इस चित्र में दिखाया गया, जब नेपोलियन को डाकिया के रूप में और उसके बैग से गिरती हुई चिट्ठियों पर एक एक प्रदेश का नाम लिखा है, जो लगातार नेपोलियन लाइप्सिग के बाद हारता चला गया और उसके हाथ से सब चीजें निकलती चली गई। और अंत में 1815 में एक वियना की संधि हुई। इस वियना की संधि के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वियना की संधि ने जो कुछ भी जीता था नेपोलियन ने, फ्रांस ने नेपोलियन के नेतृत्व में, वो सब चीजें उनसे वापस ले ली गई और जो 1789 की क्रांति के पहले जो स्थिति फ्रांस में थी, उसी स्थिति को वापस रिस्टोर्ड कर दिया गया, वापस स्थापित कर दिया गया। इस वियना संधि के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं
इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने इस अध्याय के जो 6 भाग हैं उसमें से एक भाग को यहाँ इस वीडियो में डिस्कस किया है। आपका इस पूरे संदर्भ में कोई भी प्रश्न हो तो इस वीडियो के लिंक में अवश्य दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।